नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ था वो बिहार में होने वाला है, बस आप लोग इंतजार करिए। जी हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार फिर से महाराष्ट्र वाला जो खेल है उसे होने की गुंजाइश बिहार में बताई है। उन्होंने ये भी कहा कि अध्यक्ष का पद जो है वो ऐसा होना चाहिए जो सभी दल का ख्याल रखना चाहिए, उसका चुनाव हो, हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए इस वीडियो में। कि स्पीकर का चुनाव हो और हम लोग समर्थन कर रहे हैं। सर, आरजेडी का समर्थन है? एकदम पूरा का पूरा समर्थन है और हम चाहते हैं कि अध्यक्ष का पद जो है ऐसा होना चाहिए कि सब दल पर ख्याल उनका रहना चाहिए। एनडीए का ये सवाल रहा, ये तो निर्णय करना उनका काम है ना, उसमें सही और गलत क्या होता है। जब भाई वीरेंद्र जी पहले गृह विभाग और स्पीकर का पद, क्या लगता है सीएम का भी कुर्सी चला जाएगा? ये उनसे पूछिए ना, इसमें उनका विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री की, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। ये है कि ये बात जान लीजिए कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ है यहाँ भी होने वाला है। आप लोग नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सतत लेती हूँ हिंदी में लिखे शपथ को सही ढंग से नहीं पढ़ पाने के कारण बिहार के नवनिर्वाचित विधायक विभा देवी आज बड़ी ट्रोल हो रही हैं। विभा देवी के शपथ ग्रहण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस तरह लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, कई लोग इसे बिहार का दुर्भाग्य कह रहे हैं, तो कुछ लोग विभा देवी के शपथ ग्रहण को महारानी वेब सीरीज की रानी भारती मोमेंट से जोड़ रहे हैं। सोमवार को बिहार की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा में विभा देवी ही आई। विभा देवी हिंदी में लिखे शपथ पत्र को सही तरीके से पढ़ नहीं पाई, वो अटक अटक के किसी तरह से शपथ पढ़ रही थी। इस बीच उन्होंने पास बैठी विधायक मनोरमा देवी से बताने को कहा। फिर मनोरमा देवी के प्रॉम्प्ट करने के बाद उन्होंने टूटे फूटे शब्दों में शपथ ली। शपथ पढ़ने के दौरान विभा देवी ने कहा, मैं ईश्वर की सतत लेती हूँ। इस दौरान पास में बैठी जदयू विधायक मनोरमा देवी से कहा, छोटकी बोलना। जब विभा देवी रुक रुक कर फंसते हुए शपथ पढ़ती जा रही थी तो बीच बीच में मनोरमा देवी ने उनकी मदद की। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल गया है। अब पीएमओ को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय के नाम में भी बदलाव किया गया है। सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने देश में राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का ऐलान किया है। इसके पहले दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास अब लोक कल्याण मार्ग कहलाता है। वहीं उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत देश के 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने राजभवनों के नाम में बदलाव किया है। यह बदलाव गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश के बाद किए गए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन में हुई एक चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि राजभवन का नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। राज्यों के गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्य सचिव या सचिव को लिखे एक पत्र में गृह मंत्रालय ने पिछले साल हुई गवर्नर की कॉन्फ्रेंस में दिए गए सुझावों का जिक्र किया है, जिसमें राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया जाए, क्योंकि राजभवन शब्द से कॉलोनियलिज्म को दर्शाता है। गृह मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि इसलिए यह गुजारिश की जाती है कि सभी आधिकारिक कामों के लिए राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालयों का नाम लोक भवन और लोक निवास रखा जाए। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने कार्यालयों से राज शब्द हटाना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। लद्दाख के राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास कर दिया गया। इस सूची में एक और राज्य जुड़ गया। राजस्थान ने भी राजभवन का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजनीति में मंगलवार का दिन ऐतिहासिक बन गया जब वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार निर्विरोध रूप से बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। सदन में स्पीकर पद के लिए किसी अन्य नामांकन के न होने से उनके चयन की राह आसान रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव स्वयं प्रेम कुमार को लेकर अध्यक्षीय कुर्सी तक गए, जो राजनीतिक सौहार्द और परंपरा का प्रतीक बना। अध्यक्ष चुने जाने के बाद सदन के नेता नीतीश कुमार सहित सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने प्रेम कुमार को बधाई दी। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में सदन और अधिक सुचारू ढंग से चलेगा तथा सरकार और विपक्ष के बीच स्वस्थ तालमेल कायम रहेगा। नेताओं ने कहा कि प्रेम कुमार का लंबा संसदीय अनुभव विधानसभा को लाभ पहुंचाएगा और वे सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करेंगे। अपने प्रथम संबोधन में प्रेम कुमार ने गीता के श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता ने जिस ऐतिहासिक जनमत से सरकार और जनप्रतिनिधियों पर विश्वास जताया है, उसकी रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से चयनित होना उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वे पूरी निष्पक्षता और मर्यादा के साथ अपनी भूमिका निभाएंगे। प्रेम कुमार ने कहा कि जनता की सेवा का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य है। गया जी की धरती और अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उन्होंने विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संसद और विधानसभाएं विचारों के आदान प्रदान का सर्वोच्च मंच है, इसलिए मर्यादा और संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में मंगलवार को बम की धमकी दी गई। इसके बाद विमान को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमकी हैदराबाद एयरपोर्ट को एक ईमेल के जरिए दी गई। इसमें कहा गया कि विमान पर एक मानव बम सवार है। बताया गया है कि विमान की बाद में मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और यात्रियों को उतारकर विमान की जांच की गई। फ्लाइट को हवाई अड्डे के आइसोलेशन एरिया में ले जाया गया। इसके साथ ही सुरक्षा टीमों को तैनात कर दिया गया। फिलहाल फ्लाइट में बम के बरामद होने की कोई सूचना नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। इसके बावजूद 2 हफ्ते पहले लगातार एयरपोर्ट से लेकर विमानों तक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जहां पहले कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रहे विमान में बम की अफवाह फैलाई गई, तो वहीं इससे पहले मुंबई से वाराणसी जा रही फ्लाइट को बम की धमकी दी गई थी। इसके अलावा कुछ अराजक तत्व दिल्ली एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट और चेन्नई एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दे चुके हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली एनसीआर की हवा हर साल सर्दियों में जहरीली हो जाती है। इस साल भी हालात अलग नहीं है। पिछले 7 वर्षों 2019 से 2025 के आंकड़े साफ बताते हैं कि सर्दियों में PM 2.5 का स्तर लगातार खतरनाक बना है। ऐसे में अक्टूबर नवंबर के दौरान PM 2.5 का औसत 140 से 180 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बीच रहा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सुरक्षित मानक 2.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कई गुना अधिक है। कई बार 700-800 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, जो कि चरम स्तर तक पहुंच जाता है। इसका खुलासा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की नई रिपोर्ट ने किया है।
रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2025 तक सर्दियों में दिल्ली एनसीआर का PM 2.5 स्तर लगातार खतरनाक बना है, जिसमें कोई खास सुधार नहीं दिखा है। 2019 में जहां औसत PM 2.5 का स्तर 162 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था और चरम स्तर 425 तक पहुंचा, 2020 में औसत बढ़कर 175.5 और चरम स्तर 733 रहा। 2021 में औसत 159.1 और चरम 776 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड हुआ। 2022 में हल्की गिरावट के साथ औसत 140.9 और चरम 406 रहा, लेकिन इसके बाद स्तर फिर बढ़ गया। 2023 में औसत 170.3 और चरम 580, 2024 में औसत 180.2 और चरम 732 दर्ज किया गया। इस साल यानी अक्टूबर मध्य नवंबर में औसत 164.1 और चरम स्तर 464 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। 22 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर 59 दिनों में से 30 से ज़्यादा दिनों में 8 घंटे का मानक टूटा। द्वारका सेक्टर 8 सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, जहां 55 दिन CO का स्तर ऊंचा रहा। उसके बाद जहांगीरपुरी और नॉर्थ कैंपस रहा। इस वर्ष मानसून में बाढ़ के कारण पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं। शुरुआती सर्दियों में पराली का दैनिक योगदान अधिकांश दिनों में 5% से कम रहा और सिर्फ 12 से 13 नवंबर को 22% तक पहुंचा। पराली के कम योगदान से प्रदूषण की चरम सीमा थोड़ी कम हुई है, लेकिन अक्टूबर-नवंबर में हवा की गुणवत्ता AQI बहुत ख़राब से गंभीर श्रेणी में ही बनी रही, खासकर नवंबर में। दिल्ली के कई इलाके अब हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जहां प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा है। 2018 में 13 ऐसे हॉटस्पॉट पहचाने गए थे जो राष्ट्रीय मानक से ऊपर थे और शहर के औसत स्तर से भी अधिक प्रदूषित थे। इसमें नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित है। जहांगीरपुरी सबसे प्रदूषित है, जहां सालाना PM 2.5 औसत 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। बवाना और वजीरपुर में 113 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।